क्लास 9th। हम कल पढ़ रहे थे भी औपनिवेशिक शासन के दौरान चरागाहों पर क्या असर हुआ, इनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। तो हमने मुख्य रूप से 3 बातें पढ़ ली थी। चौथी जो बात थी उसके बारे में पढ़ते हैं अब। अंग्रेज़ों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय किए। उन्होंने नहरों के पानी, ज़मीन, नमक खरीद और बेच और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स लगा दिया गया। यानी उन्होंने पशुओं तक को नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी टैक्स लगा दिया गया। चरागाहों में चरने वाले जानवरों के लिए चरवाहों से टैक्स लिया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाहे इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया, अर्थात जो पशु चराने वाले होते हैं उन पर टैक्स लगा दिया गया उनके पशुओं की संख्या के हिसाब से। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई, अर्थात जिसके पास जितने ज़्यादा पशु हैं, भेड़ बकरी ऊँट गाय भैंस जितने भी ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देगा। और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को दे दिया जाता था। यानी 30 साल तक 1850 से 1880 के बीच में, जैसे आजकल ठेकों की बोली लगती है, जो ज़्यादा अमाउंट देगा उसी को ठेका दे दिया जाएगा, तो इसी तरह से उस टाइम भी बोली लगती थी, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को टैक्स वसूल करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे वसूल कर सकते थे। अर्थात यहाँ पर यह बताई गई है, मान लो एक ठेकेदार ने 10 लाख रुपए दिए हैं सरकार को, यानी अंग्रेज़ों को, और उसके पास जिम्मेवारी है चरखी दादरी ज़िले में जितने भी गांव आते हैं उन सब के किसानों से, उन सब के चरवाहों से जो पशु चराने वाले हैं उनसे टैक्स लेने की जिम्मेवारी अब उस ठेकेदार की होगी। वो 10 लाख की जगह चाहे 50 लाख ले, चाहे 30 लाख ले, चाहे 20 लाख ले, वो जितना चाहे वसूल करना चाहे कर सकता है। सरकार को सिर्फ उसने 10 लाख दिए हैं तो वो जो भी सुविधा इस टैक्स को प्राप्त करने के लिए देगा उस पर खर्चा वसूल कर सकता है, अर्थात कम से कम 25 से 30 लाख वसूल करेगा ये चरवाहों से। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूल करना शुरू कर दिया। यानी 1850 के दशक 1880 तक आते आते ये जो सरकार थी अंग्रेजी सरकार, इसने अपने एजेंटों के माध्यम से ही सीधे चरवाहों से कर वसूल करना शुरू कर दिया। यानी बिचौलिए जो ठेकेदार थे उनको हटा दिया गया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया जाता था। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में लिख दिया जाता था। अब इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस प्रकार प्रभावित किया, ये जो सारी बातें हैं, 4 मुख्य बातें हैं, ये हमने अभी पढ़ी हैं। इन बातों के कारण चरागाहों की बड़ी कमी हो गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक चरागाहों को सरकार ने अपने कब्जे में लेकर कृषि भूमि में बदलना शुरू किया, वैसे वैसे चरागाहों का क्षेत्र कम होने लगा, अर्थात सरकार इनको अपने कब्जे में लेने लगी। सरकार इनको पहले ही शक की नज़र से देखती थी और किसी न किसी तरीके से इनका ये जो घूमने वाला परंपरागत अधिकार इसको ख़त्म करना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि एक जगह बस कर रहें। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने पशुओं को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरागाह अर्थात जो पशु चराने का स्थान था, उस स्थान की जगह कृषि की जाने लगी,
तो बचे हुए चरागाहों में पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप चरागाह हमेशा जानवरों से भरे रहते थे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे। लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों या पाबंदी चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। यानी पहले पशु चराने के स्थानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अंग्रेज़ों के जो नियम रूल रेगुलेशन बने हैं, इस कारण से चरागाहों यानी पशु चराने के स्थान कम हो गए। और दूसरी बात, इस पर टैक्स लगा दिया गया। लोगों ने दूसरे धंधे अपना लिए, चरवाहों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी और जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और खराब होने लगी। चारे की कमी जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। चरवाहों ने इसका सामना कैसे किया? चरवाहों की प्रतिक्रिया इन बदलावों से कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या में कमी कर दी। अब बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे जिन पर अधिक संख्या में पशुओं को चराया जा सकता था। कुछ चरवाहों ने नए चरागाहों की खोज करनी शुरू कर दी, क्योंकि पुराने चरागाहों का उपयोग करना मुश्किल हो गया था। उदाहरण के लिए ऊँट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे। वहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने पशुओं को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की ज़रूरत होती है, जो उन्हें जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है। कुछ धनी चरवाहे यानी कुछ ऐसे पशु चराने वाले थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, पैसे वाले थे वो। उन्होंने समय गुजरने के साथ साथ ज़मीन खरीद ली और एक स्थान पर रुक कर रहना स्टार्ट कर दिया। उनमें कुछ व्यापार और कुछ खेती करने लगे। जो चरवाहे गरीब थे उन्होंने अपना समय सूदखोरों से, अर्थात जो पैसे उधार ब्याज पर देता है, उनसे उधार लेकर समय काटना शुरू कर दिया। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब हालातों के बाद भी आज भी चरवाहे जीवित हैं। हाल के दशकों में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उनके प्रवेश पर जब किसी क्षेत्र में रोक लगा दी जाती थी तो वे दिशा बदलकर अपने क्षेत्र बदल लेते थे। वे आज भी अपना रेवड़ छोटा कर लेते हैं और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लग जाते हैं। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। चरवाहों पर इस तरह के बदलाव केवल भारत में नहीं थोपे गए थे। विश्व के अनेक भागों में नए कानून और उन्हें बसाने के नए ढंगों ने चरवाहों को विश्व में आए परिवर्तनों के अनुसार अपने जीवन का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया है। आधुनिक विश्व में इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देश के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, ये हम कल पढ़ेंगे भी। पॉइंट नंबर 3, अफ्रीका में चरवाहा जीवन, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।